Hello, my dear students. How are you all? I welcome you all back to your history class. Today, we are going to start a new chapter of your history book, that is Kings and Chronicles, जिसमें हम पढ़ेंगे मुगल कोर्ट्स के बारे में. So, इसका आज हम पार्ट 1 स्टार्ट करने वाले हैं. So, without any further delay, let's get started. First of all, we will start our chapter with a brief introduction. The rulers of the Mughal Empire saw themselves as appointed by the divine will. इसका क्या मतलब हुआ कि जो मुगल एम्पायर के रूलर्स थे वो मानते थे कि हमें किसने अपॉइंट किया है, डिवाइन विल. डिवाइन विल यहाँ पे किसको कहा गया है, गॉड को. उनके हिसाब से उनको गॉड ने अपॉइंट किया था, किस लिए, टू रूल ओवर अ लार्ज एंड हेट्रोजेनस पॉपुलेस, यानी कि ताकि वो लोग राज कर सके किस पे, एक इतनी बड़ी हेट्रोजेनस. हेट्रोजेनस यानी कि अलग अलग तरीके की जो पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी उसके ऊपर. वन वे ऑफ ट्रांसमिटिंग दिस विजन वाज थ्रू द राइटिंग ऑफ डायनास्टिक हिस्ट्रीज, यानी कि एक तरीके से उनका विजन कन्वे किया जा सकता है कैसे, यानी कि उनकी ये जो सोच थी उसको कन्वे किया जा सकता है कैसे, राइटिंग्स के थ्रू. द मुगल किंग्स कमीशन कोर्ट हिस्टोरियंस टू राइट अकाउंट्स. अब इसीलिए जो मुगल किंग्स होते थे वो किसको अपॉइंट करते थे, कोर्ट हिस्टोरियंस को अपॉइंट करते थे ताकि वो क्या लिख सके, अकाउंट्स लिख सके. यानी कि जो भी मुगल किंग्स सोचते थे वो चाहते थे कि वो जनरेशंस तक वो आगे आगे ट्रांसमिट हो और सभी जनरेशंस उनकी जो आइडियोलॉजी थी मुगल किंग्स की उसको पढ़ें, उसको समझें. तो इसीलिए वो राइटर्स को अपॉइंट करते थे ताकि वो उनके व्यू पॉइंट्स को पेन डाउन कर सके मुगल किंग्स के बिहाफ पे. These accounts recorded the events of the empire's time, यानी कि उस एम्पायर के टाइम में जितने भी इवेंट्स हुए वो सब रिकॉर्ड किए जाते थे. In addition, their writers collected vast amounts of information from regions of the subcontinent, यानी कि पूरा जो सब कॉन्टिनेंट था जहां तक मुगल एम्पायर फैला हुआ था वहां से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके जो उनके राइटर्स थे वो पेन डाउन करते थे टू हेल्प द रूलर्स गवर्न देयर डोमेन, ताकि जो रूलर्स हैं उनको भी पता चले कि मेरा एम्पायर कितना फैला हुआ है और वो अपना जो रूल है वो स्मूथली कर सके. Moving forward, modern historians writing in English have termed this genre of text chronicles. यानी कि अब जो modern historians हैं उन्होंने ये जो writing है इसको क्या बोला है, इसको एक नेम दिया है. वो नेम क्या है, टेक्स्ट क्रॉनिकल्स. यानी कि ये कौन सा जॉनर है, टेक्स्ट क्रॉनिकल्स का ये जॉनर है. एज दे प्रेजेंट अ कॉन्टिन्यूअस क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, यानी कि इसमें क्या दिया है, एक क्रोनोलॉजिकल मतलब नंबर वाइज, सीरीज वाइज कौन से साल में क्या क्या अकर हुआ, वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स इसमें गिवन है. Chronicles are an indispensable source of any scholar, यानी कि जो chronicles होते हैं, chronicles अब क्या होते हैं कि ईयर बाय ईयर जो भी इवेंट्स हुए न्यूमरोलॉजिकली उनको क्या करना, पेन डाउन करना, तो उनको हम क्रॉनिकल्स कहते हैं. तो ये एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल सोर्स है फॉर एनी स्कॉलर, यानी कि किसी भी स्कॉलर के लिए इंडिस्पेंसिबल यानी कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सोर्स मानी जाती है. विशिंग टू राइट अ हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स, यानी कि जो भी एक स्कॉलर मुगल्स की हिस्ट्री को लिखना चाहता है वो क्रॉनिकल्स को जरूर स्टडी करता है. They therefore give us a glimpse into how empirical ideologies were created and disseminated. यानी कि हमें क्या पता लगता है क्रॉनिकल्स से कि empirical ideology जो किंग्स थे उनकी आइडियोलॉजी क्या थी, ये पता लगता है कि किंग्स क्या आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी. नेक्स्ट जो हमें पता लगता है उनसे वो क्या है कि वो आइडियोलॉजी क्रिएट कैसे हुई, क्रिएशन पता लगता है हमें उन आइडियोलॉजीज का कि कौन से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस रहे होंगे या फिर कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस रहे होंगे जिनके बेसिस पे उनकी जो आइडियोलॉजी है वो फ्रेम हुई और डिसेमिनेट मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड की गई या फिर आगे ट्रांसमिट की गई. वो हमें किससे पता लगता है, क्रॉनिकल्स को रीड करके. अब हम बात करेंगे द मुगल्स एंड देयर एम्पायर, कि मुगल्स का एम्पायर कैसा था. द नेम मुगल डेराइव्स फ्रॉम मंगोल. अब ये जो वर्ड मुगल है ये मंगोल वर्ड से आया है. इट वॉज नॉट द नेम ऑफ द रूलर्स ऑफ डायनेस्टी, यानी कि ये जो वर्ड है मुगल ये जो उस डायनेस्टी के रूलर्स थे अपने लिए उन्होंने खुद ये चूज नहीं किया था. इट वॉज नॉट द नेम
the rulers of the dynasty chose for themselves, यानी कि मुगल्स ने खुद इस नेम को चूज नहीं किया था. They referred to themselves as Timurids. वो तो अपने आप को तिमुरिड्स कह के बुलाते थे. तिमुरिड्स यानी कि डिसेंडेंट्स ऑफ टर्किश रूलर, यानी कि जितने भी टर्किश रूलर्स रहे होंगे उनके डिसेंडेंट्स, यानी कि उनके क्या कहते हैं आने वाली जनरेशंस, जो भी उनके पूर्वज थे वो कौन थे, टर्किश रहे होंगे. तिमूर ऑन दी पैटर्नल साइड, यानी कि टर्किश रूलर थे कौन, उनका नेम था तैमूर. अब तैमूर के जितने भी डिसेंडेंट्स थे, जितने भी पूर्वज थे, वो अपने आप को तिमुरिड्स कह के बुलाते थे और अपने आप को पैटर्नल साइड मतलब फादर की लीनिएज से ट्रेस करते थे. Moving forward, बाबर the first मुगल रूलर was related to जंगेज खान, यानी कि जो बाबर थे, जो कि फर्स्ट मुगल रूलर थे, वो अपनी लीनिएज किससे ट्रेस करते थे, जंगेज खान से, अपनी मदर की साइड से. और he spoke Turkish and referred decisively to Mongols, यानी कि जो बाबर थे उनको टर्किश लैंग्वेज आती थी और अपने आप को क्या कहते थे, मंगोल से अपने आप को रिलेट करते थे. मंगोल्स को क्या मानते थे, एज बारबरिक होर्ड्स. He spoke Turkish and referred derisively to the Mongols as barbaric hordes, यानी कि जो बाबर थे उनको टर्किश लैंग्वेज आती थी और वो मंगोल्स को क्या मानते थे, barbaric hordes कह के बुलाते थे. barbaric hordes यानी कि uncivilized people. Moving forward, during the 16th century, Europeans used the term Mughal. अब जब 16th century का टाइम पीरियड आया तो यूरोपियंस ने इस वर्ड को यूज किया, कौन सा, मुगल, किसको डिस्क्राइब करने के लिए, टू डिस्क्राइब द इंडियन रूलर्स ऑफ दिस ब्रांच ऑफ फैमिली, यानी कि ये जो ब्रांच ऑफ फैमिली थी मंगोल्स की, इनको डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज करना स्टार्ट कर दिया था, मुगल्स. Moving forward, over the past centuries, the word has been frequently used. अब तब से कौन सा वर्ड चलता आ रहा है, ये मुगल्स वर्ड ही चलता आ रहा है. Even the name मोगली, अब जो मोगली है, जो कि क्या माना जाता है, रूडयार्ड किपलिंग की जो बुक है जंगल बुक, हम सब जानते हैं मोगली कितना फेमस कैरेक्टर है जंगल बुक का. तो अब ये जो नेम है मोगली, ये भी इसी से आया है, इस वर्ड से डिराइव किया गया है. द एम्पायर वाज कार्व्ड आउट ऑफ अ नंबर ऑफ रीजनल स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू कॉन्क्वेस्ट एंड पॉलिटिकल अलायंसेस, यानी कि जो मुगल एम्पायर था वो कैसे बना गया था कि बहुत सारी जितने भी इंडिया के रीजनल स्टेट्स थी उनको धीरे धीरे कॉन्कर कैसे किया, या तो लड़ाइयां लड़के कॉन्क्वेस्ट के थ्रू या फिर पॉलिटिकल अलायंसेस के थ्रू, कि उन स्टेट्स के जितने भी राजा थे उनके साथ अलायंस में आके उनको कैप्चर कर लिया गया बिटवीन द मुगल्स एंड द लोकल चीफटेन्स, यानी कि उन स्टेट्स के जितने भी लोकल चीफटेन्स यानी कि लोकल जो वहां के सरदार या फिर लोकल राजा होते थे उनके साथ एक म्यूचुअल रिलेशन बिल्डअप करके भी मुगल्स ने उन एरियाज को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया था. The founder of the empire, Zahiruddin Babur, was driven from his Central Asian homeland, यानी कि जो इस एम्पायर के फाउंडर थे वो कौन से, जहीरुद्दीन बाबर, वो कहाँ से आए थे, अपने जो होमलैंड था सेंट्रल एशिया से, वहां से आए थे. अब उनके बाद जो उनके सक्सेसर थे वो कौन थे, नसीरुद्दीन हुमायूं. इनका टाइम पीरियड क्या है, 1530 to 1540. ही एक्सपैंडेड द फ्रंटियर्स ऑफ द एम्पायर. अब जब हुमायूं आ गए तो इन्होंने धीरे धीरे मुगल जो एम्पायर था उसको और ज्यादा वास्ट करने की कोशिश करी, इसको और ज्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश करी, बट लॉस्ट इट टू अफगान लीडर्स. लेकिन ये एम्पायर को हार गए, किसको, अफगान लीडर्स को, जो कौन थे, शेरशाह सूरी, हु ड्रोव हिम इनटू एग्जाइल, जिन्होंने उनको जेल में डाल दिया था. Many consider जलालुद्दीन अकबर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल मुगल एम्परर्स. जलालुद्दीन अकबर को क्या माना जाता है, सारे मुगल एम्परर्स में से सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट माना जाता है. उनका टाइम पीरियड था 1556 to 1605. For he not only expanded but also consolidated his empire, यानी कि उन्होंने अपने जो एम्पायर था उसको एक्सपैंड ही नहीं किया बल्कि उसके बेटरमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करी, मेकिंग इट द लार्जेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, रिचेस्ट किंगडम ऑफ हिज टाइम. यानी कि जब अकबर का टाइम पीरियड था उस टाइम पे मुगल एम्पायर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा रिचेस्ट कहलाता था. मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे आगे. अकबर हैड 3 फेयरली एबल सक्सेसर्स. अब अकबर के बाद उनके 3 सक्सेसर्स थे उनकी नजरों में जो कि एम्पायर को संभाल सकते थे. कौन कौन से, जहांगीर, जो जिनका टाइम पीरियड है 1605 to 27. सेकंड थे शाहजहां 1628 to 58 एंड थर्ड वाज औरंगजेब. ठीक है, मच एज देयर कैरेक्टर्स वेरिड. अब ये जितने भी ये जो 3 सक्सेसर्स थे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स काफी अलग अलग थी, मतलब अलग अलग नेचर के थे ये तीनों. कौन कौन, जहांगीर,
शाहजहां और औरंगजेब. The three rulers maintained and consolidated the various instruments of governance. यानी कि ये तीनों मिलके मुगल एम्पायर की अलग अलग जितने भी डोमेन्स थे उनका ध्यान रखते थे और गवर्नेंस को संभालते थे. The visible center of मुगल पावर was the court. अब मुगल पावर का जो सबसे ज्यादा जहां पे उनकी पावर डिपिक्ट होती थी वो क्या था? मुगल कोर्ट. Here political alliances and relationships were forged, स्टेटस एंड हिरार्कीज डिफाइंड. यानी कि पॉलिटिकल अलायंसेस यहाँ पे बनती थी, उसके अलावा लोगों का स्टेटस और हिरार्कीज भी यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करी जाती थी और बहुत ज्यादा ये डिपिक्ट करता था किसको, उस टाइम पे लोगों के सोशल स्टेटस को, उनकी पॉलिटिकल पावर क्या होती है उसको, उनकी इकोनॉमिक क्या उनकी लाइफ इकोनॉमिकली कैसी थी उसको, और क्या क्या उनकी लाइफ में सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस आते रहते थे उसको, प्लस उसके अलावा उनका कल्चर कैसा था ये भी मुगल एम्पायर काफी ज्यादा डिफाइन करता है. मुगल कोर्ट के थ्रू हमें बहुत कुछ पता लगता है हमारे हिस्टोरियंस को. द पॉलिटिकल सिस्टम डिवाइज्ड बाय द मुगल्स वाज बेस्ड ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ मिलिट्री पावर. यानी कि जो मुगल्स ने पॉलिटिकल सिस्टम अडॉप्ट किया था वो मिलिट्री पावर पे बेस्ड था एंड कॉन्शियस पॉलिसी टू अकोमोडेट द डिफरेंट ट्रेडिशंस. प्लस अब जैसे मैंने पहले बताया कि अलग अलग ट्रेडिशंस के लोग वहां पे रहते थे, तो अलग अलग ट्रेडिशन के लोगों को कैसे मैनेज करना है ये भी मुगल एम्पायर में ध्यान इस चीज का रखा गया था. दे एनकाउंटर्ड इन दिस सबकॉन्टिनेंट. मूविंग फॉरवर्ड, and with this we come to an end of our today's session. I hope आपने हमारा आज का ये सेशन एंजॉय किया होगा. लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर. आप कहीं से भी हमारे लाइव क्लासेस एंजॉय कर सकते हैं. उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, वो डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए. इसी के साथ हमारा जो पार्ट 1 था किंग्स एंड क्रॉनिकल्स का वो यहीं पे एंड होता है. इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स के बारे में कि क्रॉनिकल्स कैसे बनाई गई. एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.